हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको इतिहास यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, 8 घंटे लगातार लाइव मैराथन क्लास जो है मैंने चलाई है और उसमें आपको बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे गए थे सभी मैंने करा दिए हैं। तो जिसने भी अभी तक क्लास को नहीं देखा है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने आपको बताया था मुगल साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो बाबर ने रखी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको मुगल शासन का व्यवस्था बताया, मराठों का उत्कर्ष बताया। ठीक है, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, इन सभी चीज़ों का जो है क्लास आपकी चल चुकी है। जिसने नहीं देखी होगी आप लोग जाकर के चैनल में देख लीजिएगा। ठीक, चैनल पे सारी क्लासेस आपको अवेलेबल है एकदम फ्री। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। देखिए, उत्तराधिकारी युद्ध में क्या हुआ था, जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने क्या किया था, बहादुर सिंह का साथ दिया था। और मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक कौन कौन से, उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अवध के बारे में बात करेंगे। अवध के जो है स्वतंत्र होने वाले जो राज्य हैं उसके संस्थापक कौन थे अवध के, तो शहादत खान थे। ठीक है, शहादत खान थे। नेक्स्ट हैदराबाद की जो है स्वतंत्र होने वाला जो संस्थापक था इसका कौन था, हैदराबाद का, तो चिनकिलिच खा या फिर निजाम उल मुल्क आसाफ जहाँ थे। इसके बाद रुहेलखंड के कौन थे, तो वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान थे, कौन, संस्थापक। इसके बाद हम बात करेंगे बंगाल की। तो बंगाल के मुगल संस्थापक कौन थे, तो मसरुद्दीन कुली खान थे। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करेंगे कर्नाटक के कौन थे, सादुतुल्ला खान थे। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे भरतपुर के कौन थे, तो चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नोट दिया गया यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। शहादत खां का असली नाम और मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था, मुहज्जा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से पुकारा जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई है इतिहास के। इतिहास में फ्रेंड्स मैंने आपको एक एक टॉपिक करके 10-10 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के मैंने कराए थे। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराए हैं और वो सीरीज़ आपकी चलती रहेगी यूँ ही, और उसमें मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी। ठीक है, लाइव क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इसमें सबसे ये कहती हूँ, जिसको पता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था, मुअज्जा था। नेक्स्ट कह रहा है बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। उसके बाद कह रहा है जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम के पेशाओं को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासन निर्माता के रूप में क्या किया जाता था, जाना जाता था। ओके, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट कह रहा है जहांगीर शाह जो हैं वो लपट मूर्ख भी कहे जाते थे। ठीक है, जहांदार शाह को क्या कहा जाता था, लपट मूर्ख भी इनको कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहे हैं फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था और एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। नेक्स्ट कह रहा है कि तुरानी सैनिक जो हैं हैदर बैग ने 9 अक्टूबर 1920 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिकन किलीच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1925 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद कह रहे हैं हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ईरानी जो हैं, ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था और उस समय दिल्ली का जो शासक कौन थे, मोहम्मद शाह था, जो कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है,
ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो नादिर शाह को कहा जाता था। ठीक है, उस समय जो दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। जिस समय पे ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह 1939 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ओके, नादिर शाह जो है फ्रेंड्स वो लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस जिसको पीकॉक थॉर्न तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौटा। इसके बाद कह रहा तख्ते ताउस जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठने वाला मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ओके, इंपॉर्टेंट रहा, स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है शाह आलम सेकंड अली गौरह के शासन काल में क्या हुआ था? 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? मराठाओं की हार हुई थी और क्या हुआ था? जो गुलाम कादिर खां थे इन्होंने 1806 ईस्वी में शाह आलम सेकंड की हत्या कर दी थी। शाह आलम सेकंड की हत्या कब हुई थी? तो 1806 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो गुलाम कादिर खान ने किया था। ओके, नेक्स्ट कह रहा है बहादुर शाह सेकंड जो है वो जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 1857 की क्रांति है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मतलब काफ़ी अच्छा से मैंने बताया है डिस्क्राइब करके। तो 1857 उसका मैंने थंबनेल में लगाया 1857 की क्रांति, तो उसको आप लोग देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा से मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं उत्तरकालीन मुगल सम्राट क्या होता है। तो बहादुर शाह जो हैं वो 1707 से 1712 ईस्वी तक सम्राट बने रहे। उसके बाद जहांदार शाह आए जो 1712 से 1713 एक वर्ष के लिए रहे। फिर फर्रुख सियार आए जो 1713 से 1719 ईस्वी तक सम्राट रहे। इसके बाद मोहम्मद शाह आए जो 1719 से 1748 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहे। इसके बाद आते हैं अहमद शाह जो 1748 से 1754 ईस्वी तक रहे। इसके बाद आलमगीर आते हैं, आलमगीर सेकंड हैं जो कि 1754 से 1759 ईस्वी तक रहते हैं। इसके बाद शाह आलम है जो 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक मुगल सम्राट के पद पर कार्यरत रहते हैं। इसके बाद शाह आलम सेकंड आते हैं जिनका कार्यकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद अकबर सेकंड आते हैं, अकबर सेकंड जो है 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक कार्यरत रहते हैं। इसके बाद बहादुर शाह जफर आते हैं जो कि 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक काम करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स समझ में आया आप सभी को? आई होप क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। जो भी कुछ कमेंट डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे दिया गया है लाल किला जो है स्थित है बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल किला किसने बनवाया था? बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। ओके, किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो इसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था और इसने क्या किया था? इसने भारत पर आक्रमण किया था। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और 1505 ईस्वी में क्या कहता है? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। इसके बाद 1509 ईस्वी में क्या करता है? भारत में पुर्तगाली का वायसराय बना और इसने क्या किया? 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 17 मई 1498 में क्या होता है? जो वास्को डी गामा था ये क्या करता है? वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट पर स्थित जो बंदरगाह है वहां पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच में क्या किया था? नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, फिर 1505 ईस्वी में क्या करता? भारत में जो प्रथम पुर्तगाली था वायसराय बनकर आया था। इसके बाद 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का जो है वायसराय बना और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया था। ओके, इसके बाद क्या होता है? जो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी में खोली। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी में खोली। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। ठीक है,
दक्षिणी पूर्वी तट पर किसकी बस्ती थी एकमात्र? तो पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए? डच लोग आए। और पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियस हाउटमैन था। ठीक है, जो पहली बार जो डच पहली बार भारत आया था वो कौन था? कार्नेलियस हाउटमैन था। ठीक है, हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। ठीक है, भारत के पूर्व कहाँ पहुंचा था? सुमात्रा पहुंचा था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप सभी का यहाँ पे, तो डचों ने क्या किया था? डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की थी। डचों की जो दूसरी व्यापारिक कोठी थी वो स्थापित हुई जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, पैगोड को ढाला और पुलिकिट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया था। ठीक है, फिर डचों ने क्या किया? डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। इसके बाद डचों का जो था, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ था। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ जो है वो प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। नेक्स्ट कह रहा है प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला कौन था? गवर्नर था। मुगल दरबार में जो जाने वाला पहला अंग्रेज था वो कौन था? जो कि राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी को जहांगीर के दरबार में आया था। जो पहला मुगल दरबार में भेजा गया अंग्रेज था वो कब आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था और अप्रैल 1609 ईस्वी में आया था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। ठीक है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी क्या था? जहाज था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसूलपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। अब देखिए कौन कौन सी कंपनी की स्थापना किस किस वर्ष में हुई थी उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1498 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी फ्रेंड्स? 1498 ईस्वी में हुई थी। और 1498 ईस्वी यानी कि मैंने आपको इसके पहले क्या बताया था? 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित क्या था फ्रेंड्स? बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच में क्या किया था? समुद्री मार्ग की खोज की थी। और उसी टाइम पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इसके बाद क्या होता है? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में खोलते हैं। कब खोलते हैं? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी खोलते हैं। फिर क्या करते हैं? जो डच होते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में खोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होती है? स्थापना करते हैं डेनिश जो होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापना करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है जो 1731 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो अब चलिए फ्रेंड्स इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट जो कंपनियाँ थी जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप सभी लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ओके, एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके कि कौन कौन सी कंपनियों का स्थापना किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एलवर्ड के अधीन व्यापारी कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी। इसके बाद कहता है कि जो पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित किया गया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का जो प्रयास किया गया था वो फ्रेंड्स देखिए 1615 ईस्वी में 1600 मैंने आपको बताया ना 1608 ईस्वी में क्या हुआ था? व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो देखिए 1608 ईस्वी में किसने प्रयास किया था फ्रेंड्स? तो देखिए जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी खोल दी थी। इसके बाद जो डेनिश थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खोलने का प्रयास किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे बता रहा है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। फिर यहाँ पे क्या होता है? जो 2 फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। फिर रो जो है फ्रेंड्स वो क्या करता है? जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ
व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक गोल्ड फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज क्या हुए, सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते थे। ठीक है, क्या हुआ, मतलब कि उन्होंने 500 पैगोडा दे करके वार्षिक कर दे करके उन्होंने क्या किया, गोलकुंडा राज्य में बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करना उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराती हूँ ना, तब आप लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो अभी आप लोग ध्यान से कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किला बंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का जो नाम है पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर को। फिर देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो कोरोमंडल तक पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। ठीक है, इसके बाद कहता है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली जो हैं वो राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेग्रोजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बम्बई प्रदान कर दिया। ओके, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ इस अवसर पर उन्होंने क्या, दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बम्बई प्रदान किया था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है 1668 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जो चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को क्या किया था, 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया था। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि 1827 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके बम्बई को बनाया था। ठीक है, सूरत से हटा करके इसको बनाया था, बम्बई को बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि गोराल्ड ऑगियार 1669 ईस्वी से 1677 ईस्वी तक सूरत का एवं बम्बई का गवर्नर था और उसने बम्बई शहर की स्थापना की थी। किसने बम्बई शहर की स्थापना की थी, तो गोराल्ड ऑगियर ने। ठीक है, ऑगियर ने बम्बई की स्थापना की थी। ठीक है, मध्यकालीन भारत में फ्रेंड्स, आधुनिक भारत में जब उत्तरकालीन मुगल सम्राट चल रहा था तो उस समय जो गोराल्ड ऑरियन थे इन्होंने बम्बई शहर की स्थापना की थी। कब की थी, 1669 से 1677 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता है, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी और इस अनुमति को कहते थे। ठीक है, और इस अनुमति को ही क्या कहते थे, बंगाल जो है व्यापारिक छूट की अनुमति दे दिए थे। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने छूट दे दी थी, अब इसके बाद क्या होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तीन गांव, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हुए थे, 3 गांव हुए थे। कौन कौन से, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि एवं की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयट फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंसी हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव रखी गई। ठीक है, जिसकी नींव डैश ने रखी, किसने रखी फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट कह रहा है भारत ने फ्रांसीसी की प्रथम कोठी के द्वारा 1678 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो 1746 से 48 ईस्वी में हुआ और 1748 ईस्वी में हुई और इसके द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट कहता है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर डैश को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। अब देखिए जो पंडिचेरी की संधि होती है, इस संधि जो है वो जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ और कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ और फिर 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर डैश ने नेतृत्व में फ्रांसीसी को बुरी तरह हराया। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंडिचेरी को छीन लिया था। फिर 1763 ईस्वी में हुई जो पेरिस संधि के द्वारा
अंग्रेजों को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो कि 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे। ठीक है। फिर कहता है जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था, जो कि मुर्शिदा कुली खान स्वतंत्र शासक था। ठीक है। परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो मुर्शिद कुली खान थे, इन्होंने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी कि भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की थी। और इसने प्रारंभ में क्या किया था, कृषक को खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। ठीक है। अब देखिए शुजाउद्दीन तो इनका दामाद हुआ। अब इसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ क्या होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे 1740 ईस्वी में क्या होता है। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में जो सर जफार था, सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। और इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। और इसके शासनकाल में बंगाल क्या हुआ, बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता था, तो बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ओके। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है बंगाल के नवाब। बंगाल के कौन कौन से नवाब थे, तो देखिए सबसे पहले जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान थे, जो कि 1713 से 1727 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। इसके बाद सेकंड नवाब जो हुए वो हैं शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन जो है फ्रेंड्स ये बंगाल के नवाब थे 1727 से 1739 ईस्वी तक। इसके बाद आते हैं सरफराज। सरफराज खान जो है फ्रेंड्स 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक क्या रहे, नवाब रहे। इसके बाद आपके हैं अलीवर्दी। अलीवर्दी खां हैं जो फ्रेंड्स ये 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक ये जो है नवाब रहे। इसके बाद सिराजुद्दौला आते हैं जो 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक क्या रहे, इसके नवाब रहे। कहाँ के फ्रेंड्स, बंगाल के। इसके बाद मीर जाफर आते हैं, फिर आपके मीर कासिम आते हैं, मीर जफर आते हैं, निजा उद्दौला आते हैं, सैफ उद्दौला आते हैं, फिर मुबारक उद्दौला आते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके बंगाल के कुल 11 क्या थे, नवाब थे। और सबका शासनकाल कब से कब तक रहा, कब तक मतलब वो लोग नवाब के पद पर हैं, तो ये उनका टाइम पीरियड है। ठीक, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कह रहे हैं यहाँ पे कि 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रसदी ब्लैक होल ट्रेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जो थे वो जेड हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब जो हैं सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान ने नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। ठीक है। फिर क्या कहता है, जो मीर था, मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे हैं। ठीक है। प्लासी जो है फ्रेंड्स क्या है, भागीरथी नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लाइव के हाथों के कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। कब बनाया था फ्रेंड्स, जो क्लाइव थे, क्लाइव के हाथों की कठपुतली कौन था, नवाब मीर जाफर था। उसको अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटा करके उसके दामाद जो थे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो मीर कासिम थे इन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी कि मुगलपुर स्थानांतरित किया। अब बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। ठीक है। बंगाल की राजधानी अभी प्रेजेंट टाइम में तो ढाका है, लेकिन उस टाइम में देखिए ढाका हुआ, फिर मुर्शिदाबाद हुआ, फिर मुंगेर हुआ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में हुआ, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो बक्सर का युद्ध जो फ्रेंड्स 1764 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैंने आपको क्या बताया, उत्तराधिकारी
ठीक है, आज की क्लास में मैंने आधुनिक भारत स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में बताया, ठीक है, और बताया मैंने इसमें मुगलों के स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उसके संस्थापक कौन थे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बहुत सी कंपनियां बताई, जैसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये सभी कंपनियां किस वर्ष अपना स्थापना की थी भारत में, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया। इसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने आपको एक एक करके बंगाल के नवाब के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया किस प्रकार से लोग किसको किसको हटा करके बंगाल के नवाब के पद पे लोग रहे, ठीक है। फिर बंगाल की राजधानी किस क्रम से चेंज हुई वो मैंने आपको बताया। अब हम इसके आगे बात करेंगे अंग्रेजों के मैसूर से संबंध किस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब 40वां नंबर आपका है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे। अब देखिए अंग्रेजों के मैसूर से संबंध किस प्रकार से थे। तो देखिए 1761 ईस्वी में हैदर अली जो है वो मैसूर का शासक बना। इसके बाद हैदर अली की मृत्यु जो है वो 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। इसके बाद कह रहा है कि जो हैदर अली था, हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। इसके बाद 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट कह रहे हैं टीपू ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जेकोबिन क्लब का सदस्य बना, ठीक है फ्रेंड्स। क्या किया इसने, टीपू जो था, टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ पे की थी, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, ठीक है, और साथ ही क्या किया, जेकोबिन क्लब का सदस्य बन गया, ओके। और 1761 ईस्वी में हैदर अली था, उसने मैसूर का शासक बना था, ठीक है। हैदर अली कहाँ का शासक बना था, मैसूर का। अंग्रेजों के संबंध में मैं आपको बता रही हूँ मैसूर के क्या क्या ऐसे संबंध थे। इसके बाद यहाँ मैं आपको बताऊंगी प्रमुख युद्ध कौन कौन से युद्ध किस वर्ष हुए और उसके गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1767 से 69 ईस्वी के बीच में, इसके गवर्नर जनरल कौन थे, तो अभी मतलब। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है फ्रेंड्स ये 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था, जिसके गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका हुआ था 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक, ठीक है। और इसके गवर्नर जनरल कौन थे, तो कॉर्नवालिस थे। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसके एक किस वर्ष हुआ था, 1799 में हुआ था, और इसके गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निज़ाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूरी के खिलाफ लड़ रही है, ठीक है। किसके खिलाफ लड़ रही है, ये फ्रेंड्स जो लड़ रही है सेना जो है मैसूरी के खिलाफ लड़ रही थी। इस युद्ध में जो मराठा थे वह हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेजों की जो संयुक्त सेना थी मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है। फिर क्या होता है, टीपू की मृत्यु जो टीपू हैं उनकी मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो जाती है। फिर टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है, ठीक है। शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स कहा गया है टीपू सुल्तान को। और देखिए जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती है, ठीक है। राजसी जो झंडे होते हैं उस पर किसकी तस्वीर होती है, तो उस पर होती है फ्रेंड्स किसकी तस्वीर, शेर की तस्वीर होती है। नेक्स्ट यहाँ नोट दिया गया है 1760 ईस्वी में जो वंडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को क्या किया था, पराजित कर दिया था। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको महत्वपूर्ण संधियां बता रही हूँ, कौन कौन सी संधि किस वर्ष हुई थी और किसके कब हुई थी। देखिए जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस टाइम में मद्रास की संधि हुई थी, जो कि 1769 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि मंगलोर में की संधि हुई थी और 1784 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका तीसरा दिया गया है, तीसरा जो है फ्रेंड्स तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, जो श्रीरंगपट्टनम संधि में हुई थी, जो कि 1792 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो अंग्रेजों के मैसूर से संबंध किस प्रकार से थे, किस प्रकार से इन्होंने लड़ाई लड़ी, और जो है टीपू सुल्तान जो थे फ्रेंड्स इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर का युद्ध जो हुआ था 1799 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और टीपू सुल्तान जो थे ये शेर ए मैसूर कहे जाते हैं, और इन्होंने ही राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर भी लगवाई थी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जितनी भी आपकी क्लासेस चल रही हैं फ्रेंड्स, जीके जीएस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके चल रही है क्लासेस,
तो ये सभी फ्रेंड्स आपकी जो बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी 4.0, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स जो आपका डीएसएसबी की तैयारी करे, सुपर टेट की तैयारी करे, तो सभी फ्रेंड्स अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे, फिर देखे होंगे, तो आपको सभी में हेल्प करेगा। ठीक है, तो कल की क्लास जो फ्रेंड्स उसमें मैं आपको बताऊंगी सिख एवं अंग्रेजों के बीच कैसा उनका व्यवहार रहा, किस प्रकार से सिख की स्थापना हुई। ठीक है, तो और गुरु नानक के बारे में हम कल के क्लास में बताएंगे।